Hello my dear students, welcome to my channel E2 Constant Endurance to Excellence. Today we will start exercise number 1 linear equation in two variables का. लास्ट क्लास से मैंने आपको सिखाया था कि भाई ग्राफ कैसे बनाना है, इक्वेशन से इक्वेशंस कैसे फॉर्म करने हैं और ग्राफ का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे ग्राफ को प्लॉट किया जाता है और लाइंस को देख करके कैसे पहचानते हैं कि उस ग्राफ का कितना सॉल्यूशन है. साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि भाई कोफिशिएंट्स जो होते हैं x और y के और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है c, उसके रेशियोज़ को देख करके हम ये पहचानते थे कि किस तरह का रेशियो का रिलेशन है और लाइन किस तरह की है. ठीक है, जैसे कि 3 तरह की लाइन हमने देखी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस. तो इसको पहचानना भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है. ठीक है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं दिखा है वो लेक्चर वो पिछला वीडियो जाकर आप देख करके आएंगे तो आपको सेंस बनेगा कि आज की क्लास में मैं क्या पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो पहले वो लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए. नाउ एक चीज़ और है कि आपको जो भी मेरे यहाँ लेक्चर्स हो रहे हैं उसका अगर आपको PDF के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो E2 कांस्टेंट चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ से आप ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. साथ ही साथ लेक्चर के लास्ट में मैं आपको QR भी दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का, तो आप लास्ट तक बने रहिए. और हम ये शुरू करते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1 हमें शुरू करना है. तो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. हमको इस स्टेटमेंट को देखना है और इक्वेशंस फॉर्म करना है, जैसा कि लास्ट क्लास में सिखा चुके हूँ. तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं हमारा एक्सरसाइज. चलो, क्या कह रहा है, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज्ड 3 बैट्स 6 बॉल्स. 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स को परचेज किया गया है 3900 में. हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करनी है इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्यूशन अभी हमें नहीं करना है. 3 बैट और 6 बॉल लिया गया है 3900 रुपीज में. ही बॉट अ बैट, अ बैट मतलब एक बैट एंड 2 बॉल्स, 2 बॉल लिए हैं उसने, फ्रॉम द सेम शॉप फॉर ₹1300. ठीक है, 3 बैट्स और 6 बॉल लेता है 3900 रुपीज में, 1 बैट एंड 2 बॉल्स लेता है 1300 रुपीज में. तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले 1 बैट एंड 1 बॉल का हम प्राइस अज्यूम करेंगे. ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat is equal to X rupees and the cost of 1 ball is equal to Y rupees. ये हमने अज्यूम कर लिया. अब देखो कितने बैट लिए गए हैं, 3 बैट्स लिया हुआ है. 1 बैट का कॉस्ट X रुपए है तो 3 बैट का कॉस्ट हो जाएगा 3X रुपीज. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट 3 बैट एंड 6 बॉल. देखो 3 बैट प्लस 6 बॉल्स कितने में लिया है, 3900 रुपीज में, 3900 रुपीज में. तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 3 बैट है, 1 बैट का कॉस्ट है X रुपीज, तो ये हो गया 3X रुपीज का, प्लस 6 बॉल्स, 1 बॉल है Y रुपीज का तो 6 बॉल हो गए 6Y रुपीज के. दोनों का टोटल कॉस्ट हो गया 3900 रुपीज. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब हमको सेकेंड इक्वेशन बनाना है. यहाँ से अ बैट एंड 2 बॉल, 1 बैट है, 1 बैट एंड 2 बॉल कितने में ले रहा है, ये परचेज कर रहा है 1300 रुपीज में. तो ये है 1300 रुपीज का. अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बैट कितने का हो जाएगा, X रुपीज का, हमने अज्यूम किया है 1 बैट X रुपीज का, प्लस 2 बॉल कितने का है, तो 2 बॉल हो जाएगा 2Y रुपीज का, और दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है 1300. तो ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो इस तरह से हमें इक्वेशंस फॉर्म करने हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. स्क्रीनशॉट ले लो, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, द सम ऑफ
2 numbers is 16 and their difference is 8. दो नंबर है, उनको ऐड करने से 16 मिलता है और डिफरेंस 8 है, तो क्या मानेंगे? लेट अज्यूम कि पहला नंबर x है हमारा, दूसरा नंबर हमारा y है. लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y. तो पहला नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर हमने y माना, दोनों का सम कितना है? 16 है. तो हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या मिलेगा हमें? सम क्या मिलेगा? x प्लस वाई, दोनों नंबरों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. इक्वेशन नंबर 1 हो गया. और डिफरेंस इज 8, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है. तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन. बड़े आराम से बना रहे हैं हम, इजी था. स्क्रीनशॉट ना. अब हम चलते हैं अगले इक्वेशन की तरफ. अब क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes इज ₹160. 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स कितने रुपए का है? 2 kg एप्पल्स, 1 kg ग्रेप्स 160 रुपीज का है इन अ फ्रूट शॉप. इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज. तो देखो, सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे? 1 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हम अज्यूम करेंगे. तो मान लेते हैं लेट द cost of 1 kg apples is equal to x रुपीज हमने मान लिया. दूसरा आइटम क्या है? ग्रेप्स है. एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, इसे हम मान लेते हैं y रुपीज का. अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं. 2 kg और 1 kg का कॉस्ट है 160 रुपीज. कितना परचेज किया गया है? 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स. तो हम क्या लिखेंगे? 2 kg एप्पल, 1 किलो एप्पल x रुपए का है, तो 2 kg कितने का हो जाएगा? 2x रुपीज का. प्लस 1 kg ग्रेप्स लिया है, तो 1 kg ग्रेप्स कितने का है? y रुपीज का. और टोटल कॉस्ट कितने का हो गया है? 160 रुपीज का. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. आगे कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल. 4 kg एप्पल कितने का होगा? 4x का. 1 kg x रुपीज का है, 4 kg 4x रुपीज का. प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो ये हो जाएगा ग्रेप्स 2y रुपीज का. 1 kg ग्रेप्स y रुपीज का, 2 kg ग्रेप्स 2y रुपीज का. मिला के कितना पैसा देना पड़ा? 300. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन बनाया हमने, ये हमने बनाया सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, आगे चले. बहुत आसान सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये क्या कह रहा है हमें? Naresh said to his daughter that 7 years ago my age was 7 times your age. अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं? 7 ईयर पहले की, 7 साल पुरानी बात दे रखी है ना. 7 साल पहले नरेश और उसकी बेटी का एज में क्या रिलेशन था ये दे रखा है. फिर आपको क्या देगा? 30 ईयर्स फ्रॉम, मतलब कुछ साल पहले की बातें दे रखी होंगी, कुछ साल बाद का रिलेशन दिया रहेगा कि इतने साल पहले फादर और डॉटर के एज में कितने का डिफरेंस था, इतने साल के बाद कितने का डिफरेंस है. ठीक है, आपको हमेशा इन क्वेश्चन में क्या करना है? प्रेजेंट एज को पहले आप अज्यूम करेंगे, उसके बाद जितने साल पुरानी बात कर रहा है उसको माइनस करो, जितने साल आगे की बात कर रहा है उसको प्लस करो. तो ये काम हम पहले करते हैं, फिर हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं. देखो ध्यान से क्या करना है. माना कि नरेश की प्रेजेंट एज x है और डॉटर की प्रेजेंट एज y है. ठीक है, लेट कर लो. लेट इधर लिखता है, लेट
नरेश let the present age of नरेश, इसको मान लेते हैं हम x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, इसको हम मान लेते हैं y years। ठीक है, तो ये हमने प्रेजेंट एज मान लिया, नरेश की मान लिया x years, डॉटर की मान लिया y years। कितने साल पुरानी बात कर रहा है? 7 years ago, 7 साल पहले। अब वो जो कंडीशन दे रखा है उसको बाद में अप्लाई करेंगे, पहले 7 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो 7 साल पहले इनकी एज कितनी रही होगी उसको पहले निकालो। 7 years ago, 7 साल पहले। ठीक है, नरेश एज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अभी x ईयर का है तो 7 साल पहले 7 साल कम रहा होगा, x माइनस 7 years एंड डॉटर्स एज कितनी रही होगी? 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी रही होगी? अभी y ईयर्स की है तो 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स की रही होगी डॉटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से कंडीशन अप्लाई करेंगे। 7 साल पहले इनकी एज, ये 7 साल पुरानी एज निकाली है, तो जो रिलेशन दे रखा है ना कि 7 साल पुरानी एज के ऊपर ही अप्लाई होगा कि 7 साल पहले क्या था? माई एज वॉज 7 टाइम्स योर एज, कह रहा है माई एज वॉज 7 टाइम्स योर एज। फादर ने बोला कि मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी 7 साल पहले, तो क्या करेंगे हम? अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो नरेश एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज, 7 टाइम डॉटर्स एज। सेवन टाइम्स डॉटर्स एज। तो नरेश की एज कितनी थी 7 साल पहले? x माइनस 7, और ये 7 साल पहले डॉटर की एज का 7 टाइम है, तो ये है y माइनस 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें x माइनस 7 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 7 जा 49। अब यहाँ से साइड चेंज करो, है ना, y को x की तरफ ले जाओ तो 7y इधर आके हो गया माइनस 7y, और ये 49 इधर आ जाएगा तो माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? x माइनस 7y, 49 में 7 माइनस करो कितना मिलेगा? प्लस 42, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में, आंसर प्लस में आएगा, इज इक्वल टू 0। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, जैसा चाहे वैसे लिख लो। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमने फॉर्म कर लिया। अब देखो आगे क्या कह रहा है। 3 years from now I will be 3 times as old as you। कब से? 3 years from now। आज तो देखो, after 3 years, अभी x years का है, 3 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 3 years का हो जाएगा नरेश। और उसकी डॉटर कितने साल की हो जाएगी? अभी उसकी डॉटर है y years की, तो 3 साल के बाद हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट एज में कैलकुलेट करना है, पहले प्रेजेंट एज निकालना है, फिर जितने साल बाद की बात हो रही है, 7 साल पुरानी बात हुई तो प्रेजेंट एज में हमने 7 साल को माइनस किया है, उसके बाद जो कंडीशन है कि 7 टाइम्स था
उसको हमने अप्लाई किया। पहले हमेशा प्रेजेंट एज में ही काम करो, प्रेजेंट एज निकालो, 7 साल पुरानी बोल रहे तो उस 7 साल को माइनस करो, फिर आप क्वेश्चन की कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा। अब 3 साल बाद की बात बोल रहा था तो पहले 3 साल हमें प्लस करना होगा। अब हमें मिल गया 3 साल के बाद कितनी एज है दोनों की। अब ये कंडीशन अप्लाई होगा कि जो नरेश है वो उसकी डॉटर के एज का 3 टाइम्स। नरेश कितने साल का है, x + 3 ईयर्स का है, और 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दो उसकी डॉटर के एज में जो कि y + 3 ईयर्स की होगी अब से 3 साल के बाद। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन मिलेगा हमें x + 3 इज इक्वल टू 3 × y 3y + 3 3 9। साइड चेंज कर लो, x - 3y इज इक्वल टू, ये 3 उधर भेज दो, 9 - 3 क्या बना इक्वेशन, x - 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पहले आपको प्रेजेंट एज अज्यूम करना है, फिर अगर जितने साल पुरानी बात कर रहा है प्रेजेंट एज में उसको माइनस करो, फिर जो कंडीशन दे रखा है कि भाई उतने साल बाद या पहले इतने टाइम्स था उसको अप्लाई करना है। फिर जितने साल बाद की बात हो रही, 3 साल बाद की बात हुई तो हमने 3 साल को प्लस किया और फिर हमने कंडीशन अप्लाई किया कि 3 साल बाद वाली जो एज है वो कैसी है, नरेश की एज डॉटर की एज का 3 टाइम्स है। तो पहले प्रेजेंट एज, फिर उसमें कैलकुलेशन करना है, पुरानी बात है तो माइनस करो, आगे की बात है तो प्लस करो। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखो क्या कहता है, अ पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन, 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ना, बाय ट्रेन एंड टैक्सी, मतलब ट्रेन और टैक्सी दोनों का यूज कर रहा है ट्रैवल करने के लिए। और हिज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी, मतलब टैक्सी से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका ट्वाइस उसने ट्रेन से ट्रेवल किया है। तो कैसे फॉर्म करेंगे इक्वेशन, देखो माना कि उसने ट्रेन से x किलोमीटर ट्रेवल किया और टैक्सी से y किलोमीटर ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टैक्सी से कितना किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। तो लेट कर लो, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन is equal to x kilometer and the distance traveled by taxi is equal to y किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब कह रहा है कि जो डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है, मतलब x किलोमीटर उसने ट्रेन से चला और y किलोमीटर वो टैक्सी से चल रहा है। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 90 किलोमीटर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या है, जो टैक्सी से चल के आया है बैठ करके बेचारा और जो ट्रेन में बैठ करके आया है, दोनों को प्लस करो तो टोटल डिस्टेंस हो गया है ना। ये घर था उसका, यहाँ से निकलता है ये, तो ये ट्रेन में बैठता है, x किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर यहाँ से वो टैक्सी में बैठ जाता है और ये y किलोमीटर ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पहुँच गया अपने ऑफिस की बिल्डिंग में। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है, ये ट्रेन से ट्रेवल किया गया डिस्टेंस x + y, तो x + y हमारा ये टोटल डिस्टेंस है घर से ऑफिस के बीच का, तो वही हमारा 90 किलोमीटर है। तो हम लिख सकते हैं x + y इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार। ठीक है, अब आगे देखो क्या रिलेशन दिया है कि ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। अब x और y की वैल्यू में क्या रिलेशन है ये दिया है,
तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी. ठीक है, तो ट्रेन से चला गया जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो टैक्सी से चली गई डिस्टेंस के 2 टाइम्स है. तो ट्रेन से कितना चला है बेटा, x किलोमीटर चला है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स टैक्सी से चला है y किलोमीटर. तो x इज इक्वल टू 2y. अब इसका भी साइड चेंज करो तो ये हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म. आसान था, इजी था, स्क्रीनशॉट ले लो. चलो अभी आता है हमारे पास में ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है हमारे पास. इस ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे. लुक एट द ग्राफ्स फॉर द गिवन इक्वेशंस एंड ट्राई टू फाइंड देयर सॉल्यूशन. ग्राफ को देख करके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है. लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था, मैंने सॉल्यूशन देखना भी सिखाया था. चलो अब अप्लाई करते हैं उसको. यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 इक्वेशन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 and x minus y plus 1 equal to 0. The solution is dash and therefore the values of x and y are. Solution क्या है और values क्या है. सबसे पहले तो ग्राफ को ही देखो, सॉल्यूशन आपको दिख रहा है. ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, है ना. तो दोनों लाइन कैसी है, लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है. ठीक है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो क्या होता है, हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ही सॉल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ. कैसे पता, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो एक यूनिक सॉल्यूशन है. अब क्या है इसकी वैल्यू, देखो लिखा है यहाँ पे 2 and 3. कोऑर्डिनेट को देखना होता है. कैसे देखोगे, इस पॉइंट को नीचे लेकर के आओ. ठीक है, तो कहाँ पे टच किया, 2 पे. इसको इधर लेकर के जाओ, y एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, 3 पे. x एक्सिस को 2 पे टच कर रहा है, y एक्सिस को 3 पे टच कर रहा है. तो सॉल्यूशन क्या है, 2,3. तो कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया कि भाई x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है. अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द सॉल्यूशन इज, क्या है, सॉल्यूशन इज यूनिक. कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो x कितना है बेटा, 2 है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास है 3. ठीक है, देखो ग्राफ में दिख रहा है हमको, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट देखना है. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x पे कहाँ पे टच किया, वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी x की वैल्यू हो जाती है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी y की वैल्यू हो जाती है. ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, हमारा जो ग्राफ है कैसा दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है. देखो ये पहले वाले का इक्वेशन लिखा है ग्राफ के ऊपर, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है. ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 15 लिखा है. सेकेंड लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 5 लिखा है. इसका मतलब है कि ग्राफ में एक ही लाइन है, विच मीन्स कि मेरी दोनों लाइन कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, जिसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कैसी है लाइंस हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस, विच मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं. कितने सॉल्यूशन होंगे कोइंसिडेंट लाइन से, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, तो x और y की वैल्यू क्या है, देखो ये भी पॉइंट सेम है, ये भी पॉइंट सेम है, ये भी पॉइंट सेम है, तो ये सभी इसके आंसर है. तो x के भी बहुत सारी वैल्यूज हैं एंड y के भी बहुत सारी वैल्यूज. सॉल्यूशन है ना, तो क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट. ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है हमारे पास. और
जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए हम सॉल्व नहीं करते, हम वैल्यूज नहीं निकालते एक्स और वाई की। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट कहलाता है, लेकिन सॉल्यूशन निकालेंगे कब, जब आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तभी हम सॉल्यूशन को निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और जब बहुत सारे सॉल्यूशन है तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं निकालते, हम सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख करके हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दोनों लाइन कैसे दिख रही है बेटा, पैरेलल लाइंस है। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या केस है, इसको देखो, रिलेशन क्या होता है, रेशियो कैसा होता है, तो ये होता है आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, ध्यान रखेंगे ना। लाइंस पैरेलल दिख रही है हमको, तो कितने सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। जब क्रॉस ही नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट्स कैसे मिलेगा, और जब कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो पैरेलल लाइंस के लिए होता है नो सॉल्यूशन, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब सॉल्यूशन ही नहीं है तो कोई एक्स वाई की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। इसमें देखो रिलेशन क्या होता है, रेशियो क्या, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, ये होता है A1/A2 is equal to B1/B2 does not equal to C1/C2. तो this is the condition for parallel lines, ठीक है, ये हमारे रेशियो होते हैं, हम रेशियो से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेशियो नहीं निकालना है बेटा, जस्ट आपको रिमाइंड करा रही हूँ लास्ट लेक्चर का कि जब लाइन पैरेलल होते हैं लाइंस तो आपका जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो कुछ ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ हमको सिर्फ ग्राफ देख के पहचानना है, वैल्यूज निकालनी है। चलो पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं ना। इधर देखो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। देखो इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, -1 और 2 लिखा हुआ है, तो जो -1 है, देखो कैसे पता चला -1, इसको नीचे ले जाओगे ना, यहाँ पे -1 पे टच कर रहा है, इसको y एक्सिस पे जाके मिलाओगे तो ये 2 पे टच कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा x कितना हो गया -1 और y हो गया हमारा 2। बस इसको देख के आंसर लिखना है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x की वैल्यू बन जाएगी विच इज -1, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y की वैल्यू बन जाएगी विच इज 2। लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, यूनिक है तभी आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालते, नहीं लिखते, जरूरत नहीं है, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन में भी जरूरत नहीं है। अब यूनिक सॉल्यूशन है, क्या रिलेशन था रेशियो का, कोफिशिएंट का रेशियो था A1/A2 does not equal to B1/B2. This was the condition for intersecting lines. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज, फिनिश होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका QR कोड है हमारा इंस्टाग्राम, सॉरी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लो या आप सीधे आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके जाएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा लेक्चर के बाद, ठीक है। तो इसको स्कैन करिए और नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड दिस इज आवर इंस्टाग्राम चैनल, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, दिस इज यूट्यूब चैनल एंड ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे दे रखा है। ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और आगे के लेक्चर के लिए फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और जितने भी डाउट्स हैं आपके वो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं मुझे कि कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ, है ना, बना दूंगी, या फिर मैं अगले ही लेक्चर में क्लास शुरू करने से पहले जो पिछली क्लास का डाउट है वहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।